Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Well, today we are going to discuss P2 variant 2 June 24 O level physics. G. Any question of your choice? सर क्वेश्चन नंबर 1 का सर सी पार्ट। ओके शायान आपने साथ साथ बोलते जाना है बेटा रिस्पॉन्ड करते जा जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह गुड क्वेश्चन मोमेंटम को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना ये इस मरतबा चांसेस है बहुत ज्यादा ही आएगा हर पेपर में shows two trolleys one front ये जा रही है A में there is wooden road bull is initially at rest trolley moves towards right modeling clay trolley A slow downs and B starts moving the trolley then stick together okay. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी ग्राफ में गिवन है सर आपकी आवाज स्टक हो गई थी। अब सही। और जी कैन यू हियर मी क्लियर नाउ जी सर अब क्लियर। ओके थैंक यू फॉर टेलिंग बेटा साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाए अच्छा जी पार्ट ए है state how figure shows during the collision trolley has a uniform acceleration बेटा जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो सर आपकी अपने आवाज दोबारा से चली गई थी। तो दिस shows a uniform acceleration can you hear me now जी सर अब आवाज आ रही है। ओके थैंक यू फॉर टेलिंग बेटा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो दिस टेल्स कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है describe how the graph shows that the magnitude of the acceleration of b is larger than the magnitude of acceleration a this is a good part let me tell you बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में हमें मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलता है एक्सेलरेशन का फ्रॉम द ग्रेडियंट और स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ राइट तो अगर आप देखोगे ग्राफ जो बी में ए की वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम फॉर ए वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0.7 टू 0.4 ये कितना चेंज आया वेलोसिटी में 0.3 लेकिन ट्रॉली बी की वेलोसिटी 0 से 0.4 चेंज हुई है फॉर ट्रॉली बी इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू 0.4 यानी ये कितना चेंज आया 0.4 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब इन द सेम टाइम जब ए की वेलोसिटी में 0.3 का चेंज आया तो बी की वेलोसिटी में 0.4 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया डेटा लो राइट इसके अलावा ग्राफ कैसे शो करेगा कि इट इज मोर स्टीपर ये सबसे सिंपलेस्ट आंसर है हमें एक्सेलरेशन का कैसे पता चलता है स्टीपनेस से ग्रेडियंट से तो ग्रेडियंट या ग्राफ ऑफ बी इज मोर स्टीपर एज कंपेयर टू ग्राफ ऑफ ट्रॉली ए राइट बेटा जी क्लियर जी सर। calculate the acceleration during this time when time is 0.4 मीटर पर सेकेंड देखो बेटा एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं ये इस पॉइंट में 0.3 और y कोऑर्डिनेट 0 है और इस पॉइंट के लिए 0.5 और y कोऑर्डिनेट 0.4 है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा 0.5 sorry 0.4 minus 0 and 0.5 minus 0.3 0.4 divided by 0.2 answer is 2 and unit is mentioned so we do not need to worry
about the unit. B. The mass is this, the mass of B is this. Show that the momentum is conserved until the collision. तो बेटा momentum conserve होने का मतलब total momentum before the collision and total momentum after the collision is equal. तो total initial momentum कितना होगा आपका? वो होगा mass into velocity. यानी हर ऑब्जेक्ट के मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हम वो फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 करके भी कर सकते हैं, वरना हम अलग अलग फाइंड कर लें कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ट्रॉली ए का मास, मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वेलोसिटी शुरू में कितनी थी 0.7 प्लस बी का मास है 0.6 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वाज एट रेस्ट. सो 0 से डजंट मेक एनी डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 हो जाएगी, राइट. ऑन द अदर हैंड टोटल फाइनल मोमेंटम, बेटा फाइनली इट टेल्स के दोनों स्टिक कर जाती हैं ट्रॉलीज, तो इसका मतलब दोनों के मास ऐड हो जाएंगे और उनकी फाइनल वेलोसिटी 0.4 है, तो इट इज 1.4 multiplied by 0.4 will again give you 0.56, the final momentum. तो दोनों initial and final momentum equal हैं. This tells a total momentum is conserved, right बेटा जी? जी सर. So okay, अब C part. सॉरी आपने शायद C part ही पूछा था, जी लेकिन सर. मैंने इसलिए कहा कि ये momentum is important these days, तो इसलिए ये मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ. In another collision between the same trolleys, the road and molding clay are not present. Trolley A hits trolley B with the same initial speed. Explain why the force between the trolley is larger in this collision. जी बेटा. अच्छा जी देखिए, जो क्ले है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, उसमें क्या होता है बेटा, जैसे फॉर्म कंप्रेस हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है, ठीक है. तो फोर्स का हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो है एम ए, एक्सेशन का फॉर्मूला है एम बी माइनस यू ओवर टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है, इस तरह भी लिख लें. अच्छा ये दोनों जो फोर्स के फॉर्मूलाज मैं बाद में लिख रहा हूं ना बेटा, इनमें एक इशू है, दोनों में टाइम इन्वॉल्व है और टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, नीचे वाले के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशन इनवर्स. होता है. तो इट मींस क्या होगा, मॉडलिंग के लिए जैसे वो दब जाती है, कंप्रेस है या शेप चेंज होती है, जैसे फोम है उसके ऊपर गिरते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, फोर्स कम लगती, और डायरेक्ट फर्श पे कोई गिरे तो चोट ज्यादा लगती. क्या डिफरेंस है कि जो फोम है ना वो दब जाता है और स्लो कर देता है मूवमेंट, टाइम ज्यादा होता है, राइट. तो टाइम ज्यादा, इनवर्स रिलेशन तो फोर्स कम. और अगर फॉर्म ना हो तो कोई अल्लाह रहम करे फर्श पे गिरे तो क्या होगा, तो टाइम कम होगा, तो लेस टाइम फॉर ऑब्जेक्ट टू डिसेलरेट या स्टॉप, ठीक है. तो लेस टाइम टू चेंज इन मोमेंटम या लेस टाइम टू चेंज इन वेलोसिटी, दोनों में, दोनों को किसी तरह भी मेंशन कर दो, दे विल बी लेस टाइम टू चेंज द मोमेंटम, देयर विल बी लेस टाइम टू चेंज द वेलोसिटी. और टाइम का अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड मेंशन a force is change in momentum over time, so the कम टाइम लगेगा, they will be a larger force, right बेटा जी? जी क्लियर सर, समझ आ गई. सर एक दफा दोबारा बता दो. बेटा जी क्वेश्चन ये है, जो बच्चे लेट आए ना उनको नहीं ना सिनेरियो पता कि ये ट्रॉली ए है, ये ट्रॉली बी है, ये इसके साथ स्ट्राइक करती है तो ट्रॉली ए की रोड ट्रॉली ये बी की जो मॉडलिंग के लिए है इसमें फिक्स हो जाती, ठीक है. फिर दोनों दे मूव टुगेदर, लेकिन वो इट सेज कि अगर दोबारा ये हो हमारे पास ये कोलिजन
और इसमें ये रोड और क्ले ना हो, ठीक है, रोड एंड मोल्डिंग क्ले आर नॉट प्रेजेंट, तो व्हाई द फोर्स बिटवीन ट्रॉली इज लार्जर इन क्ले? तो अब ये मॉडलिंग के लिए क्या काम करती थी, जैसे वो जो रोड होती है मॉडलिंग के लिए शेप चेंज कर लेती जब उसमें रॉड स्ट्राइक करती है। तो जैसे फोम पे आप गिरते हो, आप कंसीडर करो ना, एक फर्श पे फोम है तो आप उसके पे गिरते हो, फोम आपको चोट नहीं लगने देता, क्यों? फोम अपनी शेप चेंज कर लेता है, कंप्रेस होकर आपकी मूवमेंट को स्लो कर लेता है, टाइम ज्यादा कर देता है। और टाइम का और फोर्स का रिलेशन है इनवर्स, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, नीचे वाले के साथ इनवर्स होता है, तो ज्यादा टाइम लगता है और फोर्स कम लगेगी। इसका ऑपोजिट, अगर ये क्ले और रोड ना हो, फॉर्म ना हो, तो क्या होगा? टाइम कम लगेगा टू डिसेलरेट, टू चेंज द मोमेंटम और टू चेंज द वेलोसिटी, कम टाइम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स में और टाइम में देयर इज इनवर्स रिलेशन, राइट बेटा जी? आप ये भी लिख सकते हो और आप स्ट्रेट अवे ये भी लिख सकते हो, फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा? याद रहेगा ये आपको? जी सर। वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, कोई ये भी कह सकता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एक्सेलरेशन और टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब टाइम कम लगेगा एक्सेलरेशन ज्यादा, और एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा फोर्स भी ज्यादा, इस तरह भी कह सकते हैं, राइट बेटा जी? क्लियर? लेकिन इन एवरी एस्पेक्ट टाइम हमने मेंशन करना है, हो जाएगा बेटा जी? जी सर। ओके। अच्छा, एक बात याद रखनी है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जब भी आपको कहीं कहे कि फोर्स इंक्रीज क्यों हो रही है, तो आपके एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यहां भी वही हो रहा है। फोर्स डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो आपके एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है? फोर्स यूनिफॉर्म क्यों है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये बात याद रखिएगा। ये हमेशा डायरेक्ट यानी सेम स्टेट होती है, ये इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सर, बी का पार्ट होगा। Question 2 shows swimming pool containing water. The depth of the is this. ये depth है, density है. Show that the mass of the water is this. Density given है तो इसका मतलब वो हमने mass over volume लगाना है। तो ये उसने हमें लेंथ, तो ये हमें विड्थ दे दी है और ये हमें हाइट दे दी है, डेप्थ। तो mass का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 1000 है, और वॉल्यूम के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मल्टी 4 इंटू 2.1 और डेप्थ है 0.8। तो सब मीटर्स में रखें, कोई कन्वर्ट नहीं करना, हमें आ जाएगा। प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ड्यू टू वाटर। बेटा वॉट प्रेशर ड्यू टू वाटर होता है लिक्विड रो जी एच। तो डेंसिटी 1000 है, जी की वैल्यू 9.8 है, एच 0.8, you multiply you get your answer। सर एक सवाल था सर। जी बेटा। सर अगर उसने पूछा होता सर टोटल प्रेशर, तो हम लोग एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर ऐड प्रेशर करते होता ना। है इक्वल प्रेशर प्लस यस वेरी ठीक हो राइट। गया सर। जब भी टोटल प्रेशर कहेगा ना, तो आपने एटमॉस्फेयर प्रेशर और प्लस लिक्विड प्रेशर बताना होगा। जी सर। आगे जी नेक्स्ट। The water in the pool is initially at temperature 10 degrees Celsius. ये one of the most important. Temperature rises when energy is transferred to this. Calculate the final temperature. Specific heat capacity. देखो बेटा, हम कई तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। Q एनर्जी है, हीट, वो ये MC डेल्टा थीटा। तो Q जो सा है वो है हमारे पास 5.1 10 रेज टू पावर 8। अच्छा, मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट ऊपर करवाया उसने हमसे। कैन एनीबॉडी शेयर द आंसर प्लीज?
इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? अब वो उसने अप्रोक्सीमेटली बताया, लेकिन जो आपका है आपने वो यूज करना है। जी बोलिएगा बेटा, क्या आ रहा है? सर 6720 6020 ओके, 6720। उसने ये कहा आपने ये यूज करना, ठीक है? जो आपका आया वो उसने अप्रोक्सीमेटली बताया। स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200। अब ये ध्यान में रखें कि ये केजी में है और ये भी पर केजी में है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? देखो बेटा, आपने हीट ऐड की है तो राइज करेगा ना, तो चेंज इन टेम्परेचर हमेशा हाई माइनस लो होता है, तो फाइनल टेम्परेचर हाई होगा। तो फाइनल टेम्परेचर एक्स जो हमने फाइंड करना है उसे सपोज कर लिया एक्स माइनस लो टेम्परेचर। अब आप इसे सोल्व कर लो टू फाइंड एक्स, यू विल गेट योर आंसर। एक सर मेथड ये भी है, 28 ओके आगे बस आपने मैथ यूज करना है। एक ये भी है कि हम फॉर्मूला में से डेल्टा थीटा फाइंड कर लें और जो आंसर आएगा उसे 10 में ऐड कर लें। कि अगर हम डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा ही रहने दें इस फॉर्मूला में, और क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा उसे इनिशियल में ऐड कर देंगे। राइट बेटा जी, क्लियर? सर ये क्वेश्चन दी नंबर 3 का एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जी जी, ये कर ले। हाउ वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। बेटा पार्टिकल्स की मूवमेंट में क्या होता है कि हमेशा सरफेस पर होती है ना वेपोरेशन, और सरफेस पर हमेशा ज्यादा हॉट पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ज्यादा हॉट पार्टिकल्स लीव, मोस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स लीव, तो पीछे कोल्ड यानी ठंडे पार्टिकल्स बच जाते हैं। तो लिक्विड में कूलिंग होती जाती है क्योंकि हॉट पार्टिकल्स लीव कीप लीविंग, ठीक है? एनवायरमेंट दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एवेपोरेशन, तो वो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर टेम्परेचर, और इंक्रीज द ड्राफ्ट और विंड स्पीड। ये मैंने 3 चीजें बताई। जी उजैर, योर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन 3 नंबर। का सी का। Okay. It takes 4.5 hours to charge the battery with an average current. Quantity of charge बताएं। तो बेटा करंट का फॉर्मूला I is equal to Q over T होता है। तो चार्ज Q होता है यहाँ पर, T डिवाइड होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा IT। एक बात बताऊं आपको, वैल्यूज पुट करने से पहले आप सब्जेक्ट बना लिया करो, रीअरेंज कर लिया करो, ये आसान होता है, वरना आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब करंट क्या है? 300 मिली एम्पेयर। तो बेटा हमने एम्पेयर, मिली का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 1000, वी हैव टू यूज वैल्यूज इन एम्पेयर्स। टाइम है 4.5 आवर्स, तो हमें सेकंड्स में चाहिए होता है। हर आवर में कितने होते हैं उजैर? सेकंड कितने सेकंड होते हैं हर आवर में? 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 60। हर आवर में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 3600। उजैर ये तो पता होना चाहिए बेटा। अब नाउ यू सोल्व इट, और क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। विल यू रिमेंबर? कर लेंगे? सर आंसर 4860 आ रहा है, 4860। 4860, राइट। अच्छा सर आप राउंड ऑफ कर लिया करो, और या जैसा आपका आंसर है वैसे लिख दिया करो, परेशान मत हो। जी बेटा। सर आप इसी क्वेश्चन का बी पार्ट करवा देंगे? जी बेटा मैं पूरा क्वेश्चन करवा दे, क्वेश्चन पूरा कर ले। जी 3 shows a solar power charger connected to this. The battery inside the cell phone is charged by solar power. ठीक है? Complete figure the useful transfer of energy from the sun to battery. जी सन से कौन सी एनर्जी आएगी बेटा आपको? क्लियर। सन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? फ्यूजन से एनर्जी आती है, उससे वो लाइट में हीट प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिक की फील्ड में वो चार्ज में चली जाती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है बैटरी को। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। खाली केमिकल एनर्जी भी कह दे, इट विल वर्क। ठीक है बेटा जी। एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे। क्योंकि वो लाइट से आ रही होती है, देयर विल बी लेसर लाइट, सनलाइट, ठीक है?
So lesser energy comes from the sun. अच्छा, ये यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ आपने ना मार्किंग स्कीम से आदत बनानी, वहां सिर्फ हिंट लिखे होते हैं। आपने पूरा सेंटेंस है, जैसे मैंने भी लिखा है, ये नहीं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कि ऑन अ क्लाउडी डे दे विल बी lesser sunlight, so lesser energy reaches the solar cell, right? आपने मार्किंग स्कीम टीचर्स के लिए होती है, आपने वो नहीं बना। आफ्टर यूज द आउटसाइड सर्विस of the cell phone is warm. When switched off, the cell phone cools down. Name and describe three processes by which the thermal energy is transferred as the cell phone cools down. बेटा हमारे पास तीन ही प्रोसेस है। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन से क्या होगा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, और इस तरह वो जो सराउंडिंग जो भी सरफेस टच कर रही है उससे, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स ओ, हमने ये बताना है कि एनर्जी जा कैसे रही है। तो पार्टिकल्स ऑफ सोलर पैनल, क्योंकि वो हीट अप है, कोलाइड विद पार्टिकल्स ऑफ सराउंडिंग या सरफेस इन टच, जो भी इसके अंदर सरफेस है। कंडक्शन सरफेस कॉन्टेक्ट से होती है, याद रखिएगा। विद पार्टिकल्स ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट पासिंग ऑन हीट। दूसरा प्रोसेस है कन्वेक्शन, बाय कन्वेक्शन। और वो कैसे कि एयर टचेस द solar panel, gets heat up and rises and then is replaced by cold, तो convection current हो जाता है। ठीक है, तो air in contact with panel, sorry for writing, gets hot and rises, और राइज के कोल्ड प्लेस की उसकी जगह कूलर प्लेस आ जाएगी। ठीक है, and is replaced by cold air। और ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, यानी एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है। रेडिएशन तीसरा प्रोसेस होता है, वो क्या है कि हर हॉट ऑब्जेक्ट जो सा होता है ना, वो हीट रिलीज करता है इन एज इंफ्रारेड रेज। तो जो पैनल है ना, एमिट्स इंफ्रारेड रेज, राइट? क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए प्लीज सर। ओके, प्लॉटिंग इसके पार्ट कंपास सेकंड contains needle. जी, the needle is a small magnet that can rotate about its center. जी, the figure shows the plotting compass placed close to bar mag. अच्छा, और इधर इसका साउथ होने का मतलब यहाँ इसका नॉर्थ होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इसका साउथ होना चाहिए, क्योंकि साउथ नॉर्थ की तरफ करेगा ना। ठीक है, फिर कह रहा है मार्क द मैग्नेटिक पोल्स, वो कर दिया आपने बेटा। फिर देयर इज अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट, जिसका है हाउ द कंपास इज यूज्ड टू प्लॉट दिस। उसके लिए ये होता है वी विल मूव and how compass is used to plot the magnetic field line that passes from one pole to the other and through P। अच्छा बेटा, हमने वो करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना कंपास नीडल को मूव करते हैं फ्रॉम वन पोल टू अनदर, और अगर हमें पी पर भी करना है तो पी में से भी पास करते जाना है। तो हमने जब इसको मूव कर रहे होंगे, तो कंपास का जो एक मैग्नेट का साइन होता है ना, ये मैग्नेट है कंपास, तो जिधर नॉर्थ है वो एरो होता है। अभी एरो इधर है, हम मूव करेंगे तो ये एरो चेंज होता जाएगा। लाइक आप मूव कर रहे हो इधर से आहिस्ता आहिस्ता,
या लेट्स से इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो और आप मूव करते जा रहे हो, तो ये खुद ही आपको ना एरो बताएगा कि ये एरोज इस तरह चेंज होते जा रहे हैं। तो आपने ना डॉट बनाते जाना है। जब यहाँ भी तो आपने उस कंपास नीडल के जो टिप है उसके साथ आप डॉट लगाते जाएंगे और फिर उन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। हमें डिस्क्राइब करना, तो हाउ डू वी डू, एंड वी विल move the compass needle from one pole to another for different position around the pole, each pole। हम नॉर्थ से साउथ भी जा सकते हैं, साउथ से नॉर्थ भी जा सकते हैं, सिर्फ एक तरफ नहीं है। and will keep marking the dots at the tip of the compass needle, and joining the dots will give us the pattern of magnetic field। याद रहेगा आपको? जी सर, लेकिन ठीक सर है, पी किस पी तरह के लिए है मैं अब आपको रिपीट कर देता हूँ उसमें। we will move the compass needle from different points around one pole to another, and will keep marking the point of the compass needle by making dots at its tip, and we will pass the magnetic compass through the point P as well, which will give us, when moving from north to south, we will pass from the point P as well. That will give us the direction of magnetic field around from the P, right beta ji? या जी आप सर। यही कहेंगे कि when moving from one pole to another, we will pass the compass needle through point P as well, and we will keep marking the dots at the tip of the compass needle। ठीक है बेटा, जी सर, समझ आ गया। क्लियर? और अगर पूरी जी लाइन सर। हमें ड्रॉ करना है, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा उसने खाली लाइन है, एक लाइन है, पूरी फील्ड पैटर्न नहीं बताया, फिर ये रहने दे। ठीक है, हम जस्ट क्या करेंगे कि यूज टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट पासेस फ्रॉम वन पोल टू अनदर थ्रू पी। तो हमने सिर्फ एक ही बताना है, वी विल मूव द कंपास नीडल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल इन सच अ वे दैट इट विल बी पासिंग थ्रू द पी एज वेल, यानी जानबूझकर हम पी में से गुजरेंगे, and will keep marking the dot at the tip of the compass needle when moving. Joining the dots will give us the magnetic field line, right beta ji? जी सर। Okay जी, next part beta। सर नेक्स्ट पार्ट, सर 6 का डी पार्ट। अच्छा जी, मैग्नेट दिया है, एलडीआर दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट, लाइट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, चाहिए क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि ग्राफ से वैल्यूज निकालना इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, देयर इज अ लैंप नियर द सर्किट, लाइट फ्रॉम द लैंप इज इंसिडेंट ऑन द एलडीआर व्हेन लैंप इज स्विच्ड ऑन। अच्छा, अब उसने बताया है कि शोज द करंट फॉर द एलडीआर, ये एलडीआर का ग्राफ है सिर्फ। व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑन एंड विद द लाइट ऑफ, ऑन है तो ऑफ है। अच्छा, ऑन होगा तो करंट ज्यादा आ रहा है, ऑफ है तो करंट कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि एलडीआर की रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन है। States Ohm's law. Ohm's law states the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. Voltage नहीं कहना, potential difference कहना है। At constant temperature, एक वहां के टेम्परेचर के कांस्टेंट होना मेंशन करना है, या बुक में या नोट्स में जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखी हो, यही है जो मैंने बोली है। Explain how the graph shows the Ohm's law applies to the LDR। बेटा ओहम्स लॉ कहता है वोल्टेज और करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं कहना। ठीक है, कि वो दोनों में ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। उसने पूछा ग्राफ कैसे शो कर रहा है, आपने ये भी नहीं कहना कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, क्योंकि वो हर स्ट्रेट लाइन का है लेकिन ओरिजिन से भी गुजरना चाहिए, तो आपने ओरिजिन को जरूर मेंशन करना है। तो आप कहेंगे कि दैट इज
as graph is a straight line through origin, और ये भी कह सकते हैं has a constant gradient passing through origin. origin को जरूर मेंशन करें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, that is important. Next says the, फिर ये भी कह सकते हैं voltage is directly proportional to current. ग्राफ भी यही शो कर, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होता है. यूज वैल्यूज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन दिस. अब ये है, उसने क्या वैल्यूज यूज करें, अपना अंदाजा मत लगाएं, और उसने फिगर भी कहा है. तो आप ना इस सेक्शन को फॉलो कर ले. फ्रॉम फिगर 6.2 से बताएं कि रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्या होता है. तो देखें कि आप जब इस फिगर 6.2 ये है, तो 8 वोल्ट पे जब लैंप ऑन था तो करंट 0.10, और जब करंट ऑफ, लैंप ऑफ है तो वो 0.06 है. तो इट टेल्स के बेटा करंट जो है वो लेसर है जब ऑफ हो. तो लेसर करंट मींस हायर द रेजिस्टेंस. तो बेटा कि विद द लैंप ऑन द करंट इज 0.80 ampere, and when the current lamp is off the current is 0.06. सॉरी, ये वैल्यू मैंने गलत लिख दी है, 0.10 था, and 0.06 एम्पेयर और 8 वोल्ट. हमने एक ही वोल्टेज के लिए, आप कोई भी एक वोल्टेज फिक्स कर ले, मैंने वो फाइनल वाला लिया. तो दिस टेल्स कि करंट डिक्रीज होने का मतलब जहां करंट ज्यादा कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है व्हेन ऑफ, और करंट ज्यादा है तो यहाँ रेजिस्टेंस लो है. ठीक है, इट हैज लो रेजिस्टेंस. अच्छा, अब एक और मेथड भी है हमारे पास. भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V ओवर I. तो जब ऑन है तो V ओवर I, V है हमारे पास 8 वोल्ट और करंट है ये. तो बेटा दिस विल टेल कि ये 80 ओम रेजिस्टेंस है. और जब ऑफ है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR से R इज इक्वल टू V ओवर I. तो 8 वोल्ट है और करंट 0.06 है. कर लें जरा सोल्व, मेरे ख्याल में 233 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन. तो अब क्लियरली नजर आ रहा है रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो ये कैलकुलेशन वाला मेथड आप कर लोगे तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है जो मैंने बाद में बताया. लेकिन अगर आप वर्ड्स में भी बता देते हो तो 2 मार्क्स है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है बेटा, क्लियर. जी सर. When the lamp is switched on, अब वो कह रहा है स्विच ऑन है तो करंट इन द LDR is 0 point is. Determine the current in the fixed resistor. देखो बेटा, LDR और फिक्स्ड रेजिस्टर सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम होता है. तो मतलब LDR में जितना करंट है इसमें भी उतना ही होगा. एम्पेयर यूनिट उसने लिखी हुई है, यूनिट को रिस्पेक्ट है. कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का है, ये अच्छा पार्ट है. देखिए, जो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं उसने बताया था 0.05 करंट है, तो वो ये होगा, और बल्ब ऑन है. इसका मतलब इस वक्त LDR को मिल रहे हैं इतने वोल्टेज. ये ग्राफ किसका है, करंट का और वोल्टेज. ये ग्राफ से वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, यानी टेक्निकल होते हैं. इसका मतलब ये ग्राफ है LDR के लिए. तो LDR को इस वक्त मिल रहे हैं 4 वोल्ट. तो LDR को मिल रहे हैं 4 वोल्ट. तो हमने बताना है पूरे टोटल वोल्टेज बैटरी, इसको कितने मिल रहे हैं. तो बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू R. तो इसको भी जो करंट है वो 0.05 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करंट सेम है. मैं इसलिए कह रहा था कि हाँ 0.05, कोई एक आधा जीरो मिस ना हो जाए. अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे I इंटू R, इसके वोल्टेज आ जाएंगे. कैन एनीबॉडी सर हैव 12 आ गए. सर 12 है. 12. तो 12 वोल्ट इसको मिलने और 4 वोल्ट इसको मिलने. इसका मतलब बैटरी इनको 12 और 4 वोल्ट दे रही है, यही दो, और तो कोई नहीं है. तो इन्हीं के वोल्टेज टोटल वोल्टेज है. तो बेटा
जो बैटरी का टोटल वोल्टेज होगा वो 12 प्लस 4 होगा एंड दैट विल बी 16 वोल्ट। तो आपने वर्किंग शो करनी है कि वोल्टेज टू एलडीआर आपके कितने हैं फ्रॉम द ग्राफ इज 4 वोल्ट। फिर आपने फाइंड किया कि वोल्टेज टू द रेजिस्टर, उसके लिए फॉर्मूला लगाया I इंटू आर 0.050। ऊपर देखो उसने वही करंट आपसे पूछा था और रजिस्टर आपको उसने लिखी हुई दी हुई है तो 12 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ विल बी 12 प्लस 16, राइट बेटा जी? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, Sir, question 4 का B part. 4 light, value of angle of incidence as this 90 degree. Okay, draw the normal and the angle of incidence at point R। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने पूछा ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये करवा रहा हूँ बेटा। पॉइंट R पे आपने D रखनी है और 90 डिग्री पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज नॉर्मल। फिर उसने कहा है कि ड्रॉ द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल से स्ट्राइक करने से पहले जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको आप लेबल कर लो ऐसे आई, या वैसे उसने क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस लेबल करें। लेबल के लिए इसने सिंबल नहीं दिया, या तो पूरा लिखें या आई लिखें, ठीक है। स्टेट टू कंडीशन नीड सो दैट लाइट नो लाइट रिफ्रैक्ट्स, यानी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन कब होता है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और दूसरी कि ये कब होती है? जब लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेड, ठीक है। तो लाइट rarer or less denser medium from denser medium, और वो एंटर हो नहीं पाती। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस लिख, ये बार बार आती, वर्ड्स चेंज करती। बी पार्ट, information is sent across the internet using pulse of visible light through long thin glass fiber ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में याद रखें विजिबल लाइट भी यूज करते हैं और इंफ्रारेड भी, ये दो हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। And electrical signal through copper wire. State the name of one other type of electromagnetic radiation used to transmit information through long glass fiber। वो बता दी, infrared, right? ये याद रखनी है, फाइबर ऑप्टिक्स में विजिबल और इंफ्रारेड यूज होता है। Suggest two advantage of using fiber glass rather than copper। बेटा इसके कई एडवांटेज हैं, आप नोट कर लें। ये वेट में लाइटर होती, चीपर होती, इनमें लेस पावर लॉस, इनमें पावर लॉस कम होता है। इसका मतलब लेस बूस्टर्स रिक्वायर्ड, बार बार बूस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सिक्योर होती हैं, इनमें सिग्नल्स को कैश करना दूसरों के सिग्नल को जो सा होता है वो इजी नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें नो नॉइज और इंटरफेरेंस, लेस इंटरफेरेंस और नॉइज, ठीक है। तो ये सब इसके मैंने लिखवाए हैं, 1 2 3 4 5, ये दो एक ही है, तो आप उनमें से कोई भी बता, ठीक है बेटा जी, क्लियर? जी सर। जी नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 8 का सर सी का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मेंट बाय सुपरनोवा? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज, ये क्वेश्चन जो सा ना मैं पूरा करवाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुपरनोवा क्या होता है? ये इज द स्टेज ऑफ द डेथ ऑफ द स्टार
जब स्टार की डेथ की वो स्टेज है विच कम्स आफ्टर रेड सुपर जायंट, ठीक है, कि और ये कब होती है? इट इज व्हेन अ रेड सुपर जायंट, उसमें क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो एक्सप्लोड्स, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ठीक है, explodes and heavier elements are formed. राइट तो बेटा ये रेड हैवी एलिमेंट्स भी बनते हैं स्टेज में नियर द डेथ ऑफ स्टार। राइट बात। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ अ प्रोटोस्टार फॉर्म। बेटा प्रोटोस्टार होता है एक स्टार के स्टेबल होने से पहले की स्टेज। क्या होता है कि इन निब्यूला जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वो जो पार्टिकल्स होते हैं आउट ऑफ ग्रेविटी कोलैप्स करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स कोलैप्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड हीट इज फॉर्म। अभी हीट फॉर्म होती है तो उस वक्त वो जो गैस का एक गोला होता है, ठीक है, दैट स्फेरिकल पार्ट ऑफ क्लाउड is called to be said to be protostar, ठीक है। हीट फॉर्म so that sphere of hot gas, अभी ना उसमें इतनी हीट नहीं है कि वो हीट ग्रेविटी को बैलेंस कर ले। अगर वो हीट बैलेंस कर लेती ना ग्रेविटी को तब वो स्टेबल स्टार बन जाता। तो ये जो स्फीयर ऑफ हॉट गैस है ना दैट इज सेट जिसमें पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा इसका शॉर्टेस्ट आंसर, द स्फीयर ऑफ hot gas where particles are colliding out of gravity due to gravity and heat is produced as a result, ठीक है, is said to be protostar। और जब वो ग्रेविटी और हीट बैलेंस कर जाए तो वो एक स्टेबल स्टार बन जाता है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेज होती है। अच्छा, ओवर सन इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड a black hole at the center of galaxy, state the name of galaxy that contains over sun। हमारी गैलेक्सी उसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी ये दो पार्ट बहुत अच्छे हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 year। मैं यहाँ बहुत कम वर्ड्स लिख रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 year। नेक्स्ट, अब ये है पार्ट असल। The time taken for one complete orbit of over sun around the black hole is this। ये पूरा एक राउंड का टाइम को हम टाइम पीरियड नहीं कहते। The distance of from our sun to the black hole is this। इतने लाइट ईयर है। एक ईयर में इतने सेकंड होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ये है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ओवर सन एज इट ऑर्बिट्स द ब्लैक होल। हमने सन की स्पीड करनी है एज इट ऑर्बिट, ऑर्बिटल स्पीड। बेटा स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और ऑर्बिटल स्पीड वो होती है जिसमें वो राउंड कंप्लीट राउंड कवर कर रहा है, सर्कुलर घूम रहा है। तो एक राउंड का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2πr, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस का जिसके गिर्द कोई चीज घूम रही होती है दैट डिस्टेंस बिहेव्स लाइक रेडियस। और पूरे राउंड के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, वो गिवन है टाइम पीरियड। तो टाइम तो आपको गिवन है। अब ये जो ऊपर 2πr है ना, ये है बेटा
तीन में से दो नंबर इसके हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू तो ये है। अब वो रेडियस हमें ये दिया है वो लाइट ईयर में, तो हमने तो बताना है मीटर्स पर सेकंड में। तो बेटा हाउ वुड यू डू दैट, वो इतने लाइट ईयर डिस्टेंस है ना, तो एक लाइट ईयर कितना होता है, जो लाइट यानी उसकी स्पीड कवर्स डिस्टेंस इन 1 ईयर, और एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, 3.2। तो बेटा दिस इज द आंसर टू दिस। अब आप इसे सोल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है, वो ये कि पहले आप एक लाइट ईयर की वैल्यू फाइंड करें, इन्हें मल्टीप्लाई कर 9.6 10⁻15 यहां से आएगा। वैसे 9.46 होती है 10⁻15। पहले आप वो डिस्टेंस फाइंड कर ले, इतने मीटर होता है एक लाइट ईयर, तो इतने लाइट ईयर कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। राइट बेटा जी, तो यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय जी साइड। सर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। ओके बेटा जी, ये खुदा लास्ट हाफिज सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हमने पूरा